बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं। बड़ा प्यारा लेक्चर है ये। और अभी अपन ने क्या-क्या पढ़ा इस चैप्टर में? सर हमने पढ़ा फेमा किसको रिप्लेस करके आया है? तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को रिप्लेस करके आया है। ये बहुत फैसिलिटेड लॉ है। पुराना वाला जो कानून था वो बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड था, बहुत ज़्यादा ड्रैकोनियन लॉ था। उसमें फॉरेन करेंसी से रिलेटेड जो भी ट्रांज़ैक्शंस थे, अगर उसमें आप कोई भी गड़बड़ करते थे तो आपको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। ये सिविल ऑफेंस माना जाता है, फाइन्स और पेनल्टीज़ लगते हैं, इम्प्रिजनमेंट्स नहीं होते हैं। फेमा डील करता है फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन सिक्योरिटीज में और फॉरेन इमूवेबल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, इन तीन चीजों पे डील करता है। हमने पढ़ा था कि पी आर आई कौन होता है, पी आर ओ आई कौन होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। पर्सन कौन होता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को ये पढ़ना है कि ये जो पी आर आई है ना, और ये जो पी आर ओ आई है, ये दो प्रकार के ट्रांजेक्शन करेंगे फेमा में। एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स और एक करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और एक करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। आपको ये तो पता है कि जब हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? सर एसेट्स और लाइबिलिटीज आता है, कैपिटल एसेट्स। और करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है? रिकरिंग फॉर्म में कोई ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, बार बार वो ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, लिया जा रहा है, दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट वर्ड है उसको अकाउंट्स और टैक्स से लिंक मत करना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने तो गड़बड़ होगी। ये जो कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फेमा में, ये आपके बहुत सारे अकाउंट्स के कंसेप्ट को हिलाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हिलाने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होते क्या हैं। ठीक है सर, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होते हैं, ध्यान देना, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, मजा आ जाएगा पढ़ने में। जब कोई भी पीआरआई, बोलो पीआरआई कौन है? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज्यादा इस देश में रहा और ईबीयू के लिए है। ईबीयू मतलब क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस एंड अनसर्टेनिटी पीरियड के लिए ना। उसमें इंडियन रेजिडेंट भी आएगा और जो बाहर से रह के इंडिया में रेजिडेंट हो चुका है वो भी आ जाएगा। जो अदर देन ईबीयू वाले वो नहीं आएंगे। जो यहां से चले गया ईबीयू के लिए वो तो नहीं चाहेगा, और जो यहाँ आया अदर देन ईबीयू के लिए वो भी नहीं आएगा। ये पता है तुम लोगों को? यस सर। तो बोलता है जो भी कोई भी पीआरआई, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन? बच्चे, मेरे बच्चों, व्हाट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन? बोलता है ये वो ट्रांजेक्शन है जो अल्टर करते हैं। क्या अल्टर करते हैं? अल्टर मतलब क्या होता है? चेंजेस। किन चीजों में अल्टरेशन लेके आते हैं बोलो? ये अल्टरेशन लेके आते हैं आपकी एसेट्स और लाइबिलिटी में। काय में? एसेट्स और लाइबिलिटी में, इंक्लूडिंग कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। पढ़ेंगे अपन व्हाट इज कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। वो एसेट्स और लाइबिलिटी में चेंजेस कहां आ रहे हैं? आउटसाइड इंडिया। और वो एसेट्स और लाइबिलिटी किसको बिलोंग करती है? पीआरआई को। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन विच अल्टर द एसेट्स और लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑफ पीआरआई। इंडिया में कोई पीआरआई है, उसकी एसेट्स और लाइबिलिटी में चेंज आ रहा है, कहां पर बताओ? इंडिया के बाहर। तो काय में डील करेगा वो? एसेट्स और लाइबिलिटी में अगर चेंज आ रहा है तो काय में डील कर रहा होगा? फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहा होगा, फॉरेन सिक्योरिटी में डील कर रहा होगा, या फॉरेन इमूवेबल प्रॉपर्टी में। एग्जांपल दूं, मैं पीआरआई हूं, या तो मैंने बाहर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदा, या मैंने फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस किए, या मैंने बाहर कोई जमीन खरीदा। फॉरेन एक्सचेंज भी आ गया, फॉरेन सिक्योरिटीज भी आ गई शेयर्स के रूप में, और फॉरेन इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आ गई। तो फेमा लगेगा उसमें। फेमा लगेगा क्योंकि यहाँ का पीआरआई बाहर अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को क्रिएट कर रहा है। बाहर से अगर मैं लोन लूंगा, फेमा आएगा। बाहर से मैं किसी प्रकार की बोरिंग्स करूंगा, फेमा लगेगा मुझ पे। और किस पर लगेगा फेमा? बिल्कुल उन पर भी लगेगा जो कौन है? पी आर ओ आई। पी आर ओ आई जो इंडिया के बाहर है, जो हमारे रेजिडेंट नहीं है, बट उनकी एसेट्स और लाइबिलिटी में चेंजेस आ रहे हैं। कहां पर? इन इंडिया। कहां पर? इन इंडिया। कोई यूएस में बैठा हुआ आदमी अगर इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदेगा, फिर पे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन लगेगा। कोई इंडिया का बाहर का आदमी, फॉरेन रेजिडेंट, अगर इंडिया में इमोबल प्रॉपर्टी खरीदेगा, तेरे पे फेमा लगेगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन लगेगा। और अगर फॉरेन एक्सचेंज में डील करेगा तब तो लगेगा लगेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो फिर से रिपीट करते हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन सेक्शन 2 क्लॉज ई क्या कहता है? मेरे साथ पढ़ना, विच अल्टर्स एसेट्स और लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। पढ़ेंगे अपन व्हाट इज कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। क्या होती है कॉन्टिजेंट? मे और मे नॉट बी द लाइबिलिटी विच मे अराइज और मे नॉट अराइज। फिर से रिपीट करेंगे, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या बोलता है? विच अल्टर्स, क्या अल्टर्स कर रहा है? कि एसेट्स और लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी किधर? आउटसाइड इंडिया ऑफ पीआरआई।
उस पर भी लगेगा कैपिटल अकाउंट ट्रांज़ैक्शंस ऑफ FEMA। और एसेट्स और लायबिलिटीज़ अल्टर हो रही है इन इंडिया ऑफ PROI, जो बाहर बैठा हुआ आदमी है, अगर उसकी इंडिया में एसेट लायबिलिटी में चेंज आता है, तो उसपे भी कैपिटल अकाउंट ट्रांज़ैक्शन लगेगा FEMA का। और इंडिया का जो आदमी है PRI, उसकी एसेट लायबिलिटी में अगर इंडिया के बाहर चेंज आता है, तो उसपे भी क्या लगेगा? कैपिटल अकाउंट ट्रांज़ैक्शंस ऑफ FEMA। यहाँ तक क्लियर? मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, वो तो आपको क्लियरली समझ में भी आ जाएगा। मैं अगर इंडिया में ज़मीन खरीदता हूँ, मेरे पे लगेगा क्या FEMA का कैपिटल ट्रांज़ैक्शन? नहीं सर। यूएस का आदमी अगर यूएस में ज़मीन खरीद रहा है, यूएस में शेयर्स खरीद रहा है, आएगा क्या? नहीं, उसपे नहीं आएगा। सर इसका मतलब ये हो रहा है, जो आदमी जहाँ रह रहा है, अगर वहीं वो फॉरेन चीज़ें खरीद रहा है, चाहे सिक्योरिटीज़ के रूप में, मूवेबल प्रॉपर्टी, उसपे नहीं लगेगा ये। बाहर वाला आदमी बाहर कर रहा है, नहीं लगेगा। किन पे लगेगा? हमारे लोगों की एसेट लायबिलिटी कहाँ क्रिएट हो रही है? बाहर। और बाहर के लोगों की कहाँ क्रिएट हो रही है? इंडिया में। इन पर लगेगा। यहाँ तक क्लियर? अब होता क्या है, 2 प्रकार के ट्रांज़ैक्शंस पढ़ने हैं तुमको और मेरे को। एक पढ़ना है कैपिटल अकाउंट ट्रांज़ैक्शन, एक पढ़ना है करंट अकाउंट ट्रांज़ैक्शंस। तो अपन एक काम करते हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांज़ैक्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट की डेफिनिशन बड़ी ईज़ी है। बोलता है करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है? करंट अकाउंट ट्रांज़ैक्शन मीन्स अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांज़ैक्शन। कितनी सीधी डेफिनेशन है। करंट अकाउंट ट्रांज़ैक्शन मीन्स अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांज़ैक्शन। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांज़ैक्शंस को ही पढ़ लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। बचे हुए सब करंट होंगे। एक चीज़ तो क्लियर होगी ना, हमारे आदमी की अल्टरेशन कहाँ हो रही है एसेट लायबिलिटी की? देश के बाहर। बाहर वाले की क्या हो रही है? हमारे देश में। तो बेसिकली ये जो ट्रांज़ैक्शंस है, कौन से बताओ? क्रॉस बॉर्डर ट्रांज़ैक्शंस है। है ना क्रॉस बॉर्डर? देश। किन चीज़ों में है ये ट्रांज़ैक्शन? या तो हम बाहर क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट। या बाहर से क्या ले दे रहे हैं? बोलो, लोन्स। या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट्स, या ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। इसमें डील करेंगे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। हमारे आके पीआरआई की एसेट लाइबिलिटी में अल्टरेशन हुआ कहाँ? इंडिया के बाहर। और बाहर बैठा हुआ जो पीआरओआई है, उसके एसेट लाइबिलिटी में अल्टरेशन हुआ कहाँ? इंडिया के अंदर। तो सेक्शन 2E बताएगा व्हाट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, जो मैंने आपको पढ़ा दिया, अभी डेफिनेशन। सेक्शन 4 बोलता है इंडियन रेजिडेंट को, ए भाई, तुम कोई कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं करोगे, कंप्लीटली बैन। क्यों क्यों लेके जाओगे तुम पैसा यहाँ से बाहर? वैसे ही देश में कमी है। कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन है, इसको ब्लैंकेट बैन बोलते हैं। ना इधर से जाओगे ना उधर से जाओगे, कहीं से नहीं, कोई कोई विंडो नहीं खुली, खत्म बात। कोई कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में कोई डीलिंग नहीं होगी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कोई लोन नहीं होगा। तो पहले सेक्शन 2E क्या बता रहा है? क्लॉज ई, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है। सेक्शन 4 क्या बोल रहा है? कुछ नहीं करने देंगे हम तुमको, ना फॉरेन एक्सचेंज में डील करने देंगे, ना फॉरेन सिक्योरिटीज में, ना फॉरेन इमोबल प्रॉपर्टीज में। अब आपको तो पता है हर लॉ का क्या होता है एक्सेप्शन। सेक्शन 6 बोलता है नहीं, कुछ चीजें परमिसिबल है, कुछ चीजें परमिसिबल हैं, बट कौन बताएगा वो क्या परमिसिबल है? आरबीआई। क्या इशू करके? अपनी गाइडलाइंस, रेगुलेशंस। तो कैसे पढ़ेंगे अपन इसको? सेक्शन 2 क्लॉज ई क्या बोलता है? व्हाट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। सेक्शन 4 क्या बोलता है? नहीं नहीं नहीं, कंप्लीट बैन, कोई कुछ नहीं करोगे आप, ना इंडिया वाला बाहर करेगा, ना बाहर वाले को इंडिया आने देंगे। स्पेशली इंडिया वाले को तो बाहर नहीं आने देंगे। सेक्शन 6 क्या बोलता है? नहीं नहीं नहीं, कुछ चीजें परमिसिबल है, अलाउड है, बट वो कैसे अलाउड की जाएंगी? जब आरबीआई क्या बनाएगा? अपने रेगुलेशंस। क्योंकि रूल्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, ये बनाएगा रेगुलेशंस, गाइडलाइंस। यहां तक क्लियर? अब देखो एग्जांपल पढ़ते हैं, बड़ा इजी है यार। एक सेकंड। हाँ। हम्म हम्म हम्म। बेटा एक्स करके पीआरओ आई है, ठीक है? एक्स करके कौन है? पीआरओ आई है। और अभी वही एक्स इंडिया में पीआरआई बन गया, मतलब 24 में आ गया होगा, 182 डेज रह चुका है। और वो इंडिया के बाहर रहता था। हो सकता है बहुत सारे इंडियंस जो है वो बाहर रहते हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स तो बाहर ही रहते हैं। तो 2025 में वो पीआरआई हो गया, मतलब 24 में उसने 182 डेज वाला कंसेप्ट फुलफिल कर दिया होगा। क्लियर है यहाँ तक? ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है इस पे सेक्शन 4 लगेगा क्या? इसको कंप्लीट बैन कर देंगे। ए भाई, तुम नहीं होल्ड कर सकते वो प्रॉपर्टी जो कहा तुमने होल्ड की थी यूएस में। क्या बोल रहा है एक्स? एक्स सुनना, एक्स बोल रहा है आपने जो कंप्लीट बैन लगाया वो पीआरआई पे लगाया है, और मैं पीआरआई बनाऊं कब? 2025 में। और मैं 2023 में क्या था? पीआरओआई। मैं तो बाहर का आदमी हूं। तो जब मैं बाहर का आदमी था तो वहां तो मैं कुछ भी कर सकता था ना। वहां मैं फॉरेन एक्सचेंज में डील करता, मैं वहां एसेट्स खरीदता, वहां मैं सिक्योरिटी खरीदता। तो बोलता है जब मैंने ये सब खरीदा था, क्या एसेट्स किसके नाम पर? अपने नाम पर। तब मैं क्या था? पीआरओआई। तो मुझ पर सेक्शन 4 नहीं लगेगा। इतनी छूट तो देनी पड़ेगी आपको बाहर वाले को, नहीं तो लोग आएंगे ही नहीं देश में।
समझा मैंने क्या बोला? जो आदमी पहले पीआरओआई था, अब क्या बन रहा है पीआरआई। तो जब वो पीआरओआई था, उस वक़्त उसने अगर कुछ खरीदा है, तो उस पर ये कैपिटल अकाउंट ट्रांज़ैक्शन का सेक्शन 4 नहीं लगेगा। व्हाट इज़ सेक्शन 4? कंप्लीट बैन। तो अगर वो उस एसेट्स को बेच के पैसे लाना चाहता है, स्वागत है। वो शेयर्स को बेच के पैसे लाना चाहता है, स्वागत है। आ जाओ भाई, आ जाओ, हमको भी ज़रूरत है। हम बैन पे किस पे लगा रहे हैं? जो हमारे पीआरआई हैं अभी के। "ए, तुम बाहर नहीं जाओगे पैसा लेके।" वैसे ही काम है देश में। समझा एग्ज़ाम्पल? अब बड़ा ईज़ी है यार। एक चीज़ तो क्लियर है। ये कौन है एक? पीआरओआई है। बोले बच्चे, अगर वो अपने ही देश में क्या कर रहा है? काय में डील कर रहा है? फॉरेन सिक्योरिटी। अगर वो अपने ही देश में क्या खरीद रहा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर वो अपने ही देश में क्या लगा रहा है बताओ बिज़नेस में? कैपिटल। अगर वो अपने ही देश में क्या कर रहा है? लोन्स एंड बोरोइंग्स कर रहा है, तो उसपे नहीं लगेगा कैपिटल अकाउंट ट्रांज़ैक्शन, नहीं लगेगा ना? सेम एग्ज़ाम्पल। एक पीआरओआई है बी, उसने इंडिया में बताओ क्या किया? क्या खरीदा? इमूवेबल प्रॉपर्टी। काय में इन्वेस्ट किया? सिक्योरिटीज़। क्या किया? इन्वेस्टमेंट्स। क्या लिया दिया? बताओ लोन्स, इस पर लगेगा कैपिटल अकाउंट ट्रांज़ैक्शन? यस सर। डेफिनिशन बनाओ। एक पीआरओआई जो अपनी अल्टर कर रहा है, अल्टर मतलब चेंजेस आ रहे हैं काय में? एसेट्स और लायबिलिटी। अगर लोन आया तो काय में चेंज आएगा? लायबिलिटी में। इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदा तो काय में चेंज आएगा? एसेट्स में। और ये चेंजेस आ कहां पर रहे हैं बताओ? इंडिया में। तो यहां पर लगेगा आपका सेम आएगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। क्या मानेंगे इसे हम? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। क्लियर? अरे बोलो। ये एग्जांपल देख लो आप लोग फटाफट। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, अकाउंट्स के कंसेप्ट निकाल लेना दिमाग से, और टैक्स के भी कंसेप्ट। एक व्यक्ति है ए, पीआरआई है, उसने $10,000 की चाइना में एक मशीन खरीदा, इंपोर्ट किया। इंपोर्ट इंपोर्ट, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। अब जल्दी से आंसर दो मेरे को फटाफट, काय में आएगा ये? क्या ये कैपिटल अकाउंट में आएगा, क्या करंट अकाउंट में आएगा? और मशीन बोलती है, ध्यान में क्या आएगा? एसेट्स एसेट्स एसेट्स। फेमा क्या बोलता है? अगर कोई चीज तुम रिकरिंग बेसिस पे कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहा है मतलब इसकी आदत होगी, बिजनेसमैन होगा, खरीदते रहता होगा। दूसरी बात, कंसेप्ट लगाते हैं, डेफिनेशन लगाते हैं। मशीन खरीद के कहाँ लेके आया बताइए? मशीन खरीद के कहाँ लेके आया? इंडिया लेके आया। और डेफिनेशन क्या बोलती है? इंडिया का पीआरआई जिसकी एसेट लाइबिलिटी कहाँ अल्टर हो रही है? इंडिया के बाहर। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं, वो तो खरीद के कहाँ लेके आ रहा है? इंडिया में लेके आ रहा है। कहाँ लेके आ रहा है? इंडिया में। तो इसको जल्दी बोलो, क्या इस पे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन लगेगा? नहीं। तो सर कौन सा ट्रांजैक्शन बोलेंगे? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। क्या बोलेंगे? खरीदना बेचना चलते रहता है। अपने को डेफिनेशन लगाना है सेक्शन 2 क्लॉज ई की। क्या इंडिया का जो पीआरआई है, उसकी एसेट्स और लायबिलिटी कहाँ अल्टर हुई है? इंडिया के बाहर। तो हुआ क्या ऐसा कुछ? नहीं सर नहीं। वो तो इंपोर्ट करके मशीन लेके आ गया। अकाउंट्स का कंसेप्ट मत लगाना। दूसरा एग्जांपल, एक पीआरआई है सेम ए, उसने मशीन इंपोर्ट किया, बट उसने चाइना की जो कंपनी थी या जो बिजनेसमैन था, उससे 3 मंथ का क्रेडिट ले लिया। अरे सर, क्रेडिट ले लिया मतलब लाइबिलिटी अल्टर होगी, और क्रेडिट कहाँ लिया? चाइना में। मतलब ए की लाइबिलिटी कहाँ पर अराइज हुई है बताओ? चाइना में। तो सर ये तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में आएगा। अभी तो आपने पढ़ा है पीआरआई अगर उसका अल्टरेशन लाइबिलिटी एसेट्स हो कहाँ पर? आउटसाइड इंडिया। साला ये भी नहीं आएगा, मालूम है क्यों? बड़ी दिक्कत है रे। ये भी आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है ना? सॉरी, ये भी आपका करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, बताता हूँ क्यों। लॉ कहता है, अगर कोई इंडियन पीआरआई या कोई भी पीआरआई इंडिया के बाहर किसी भी प्रकार का क्रेडिट लेता है, कोई भी सामान खरीदने बेचने के लिए, क्रेडिट, और अगर वो क्रेडिट 6 महीने से कम का है, कितना बोला मैंने? 6 महीने से कम का, तो वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में आएगा, वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा। क्योंकि 6 महीने से कम का क्रेडिट उन्हीं के बीच में होता है जिनके बीच में आपस में ऑलरेडी लेन देन चल रहा है सालों से। भाई भरोसा करता होगा ये, सालों से जानता होगा इसको, तभी तो क्रेडिट पे मशीन दे रहा है। अनजान आदमी को तो देगा नहीं। तो बोले अगर 6 महीने से कम का क्रेडिट है, तो उसे शॉर्ट टर्म क्रेडिट कहा जाता है, और उस ट्रांजैक्शन को हम कैपिटल अकाउंट में नहीं लेते, काय में लेते हैं बताओ? करंट अकाउंट में। काय में लेंगे? करंट अकाउंट में। और सर 6 महीने से ऊपर का हुआ तो फिर वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोगों ने इसको कैपिटल अकाउंट में लाने के लिए क्या देखा? मशीन देखा कि लायबिलिटी देखी? सर लायबिलिटी ना, ये चेक किया हम लोगों ने। जो कहाँ क्रिएट हो रही थी? चाइना में। कहाँ क्रिएट हो रही थी? चाइना में। पक्का क्लियर हुआ 6 महीने वाला कंसेप्ट? एक पीआरआई है ए, उसने एक पीआरओआई, उसका ब्रदर बाहर रहता है, उसको एक गिफ्ट भेजा। कितने रुपए का? $1000 का। बताइए कहाँ पर डाला वो गिफ्ट? उसने उसके फॉरेन अकाउंट में। बताओ भाई ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा क्या? सर डेफिनेशन लगाना पड़ेगा। क्या इसकी कोई एसेट लायबिलिटी क्रिएट हुई बाहर? नहीं। क्या इसकी कोई एसेट लायबिलिटी क्रिएट हुई इंडिया में?
नहीं, बोलो नहीं ना? ये काय में आएगा ये भी? काय में नहीं आएगा पहले बताओ? कैपिटल अकाउंट ट्रांज़ैक्शन में नहीं आएगा। ये तो क्लियर है। चलो ये आ जाओ, ये ज़बरदस्त टॉपिक है। सेम वही भाई, पीआरआई, ए, किसको भेजना चाह रहा है वो अपने भाई को? बोले दिवाली में नहीं आ पाया तू इस बार, तेरे को मैं गिफ्ट देना चाह रहा हूँ। तेरे को पैसे भेजना चाह रहा हूँ मैं। उसे हम लोग सामान मत भेजो, सामान तो है, पैसे दे दो, पैसे की बहुत ज़रूरत है। ₹1000 उसको भेजना चाह रहे हैं हम, $1000। पूरी बात करना। बी ने क्या बोला सुनना। बी ने बोला मेरे को मत भेजो, मेरे पास यहाँ पैसा है। मैं इंडिया आते-जाते रहता हूँ। मेरे को पैसे की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो बी ने इंसिस्ट किया, किसको? ए को, कि आप इंडिया में ही मेरा एक अकाउंट खोलो, बैंक अकाउंट, और वहीं पैसा डिपॉज़िट कर दो। ए ने ओपन किया एक अकाउंट, किस नाम से? एनआरआई अकाउंट, पैसा डिपॉज़िट कर दिया। अब जल्दी से बताओ मेरे को, क्या ये कैपिटल अकाउंट ट्रांज़ैक्शन है? लगाओ डेफिनिशन, बताइए। इ इंडिया के बाहर बैठा हुआ कौन? पीआरओआई। क्या उसकी एसेट्स और लायबिलिटी में अल्टरेशन आ रहा है इंडिया में? यस सर। अरे पैसा उसके अकाउंट में डाला जा रहा है, क्या जनरेट हो रही है? एसेट्स। तो क्या इस ट्रांज़ैक्शन को कैपिटल अकाउंट ट्रांज़ैक्शन मानेंगे? यस, इट इज़ ए कैपिटल अकाउंट ट्रांज़ैक्शन। डेफिनिशन लगाना पड़ेगा ना बेटा आपने। सही है? समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को मैं? यहाँ तक समझा? पक्का? ये एग्ज़ाम्पल? डेफिनिशन लगानी है अपने को, और कुछ नहीं करना है। क्या लगानी है अपने को? डेफिनिशन। ये कंसेप्ट पे आओ। अभी पढ़ाए थे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। एक मिस्टर एक्स है पीआरआई। कौन है ये पीआरआई? एक मिस्टर एक्स इंडियन रेजिडेंट है। इसने गारंटी दिया किसको? मिस्टर वाई को, जो कहाँ रहता है? इंडिया के बाहर। किस चीज पर लिया बताइए? बताइए काय पर लिया? फॉरेन लोन पर, है ना? मिस्टर वाई ने कोई लोन लिया होगा, मिस्टर एक्स ने उसकी गारंटी दिया। बताइए मिस्टर एक्स की गारंटी कहाँ पर क्रिएट हुई है? इंडिया के बाहर। हुआ? पीआरआई, जिसकी लाइबिलिटी और एसेट्स अल्टरेशन होगी कहाँ? इंडिया के बाहर। आएगा इस पे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन? यस सर। अच्छा मेरा एक सवाल है, ये जो गारंटी है, ये लाइबिलिटी की कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी? सर कॉन्टीजेंट है, मिस्टर वाई फेल होगा तो मेरी लाइबिलिटी अराइज हुई है। सही है? आगे आ जाओ। ये फॉरेन सॉइल लिखा है, भूलना मत। मिस्टर वाई पीआरओआई है, भाई है मेरा, बड़ा भाई है, बाहर धंधा वंदा करता है बढ़िया। मैंने इंडिया में कोई लोन लिया, मिस्टर एक्स, ठीक है, इंडियन सॉइल पर, और उसने बाहर से बैठ के गारंटी दिया, अरे चिंता नहीं करने का भाई, ये नहीं देगा तो मैं दूंगा। जल्दी बोलो भाई, क्या मिस्टर वाई की लाइबिलिटी इंडियन सॉइल पे क्रिएट हो रही है? बिल्कुल सर हो रही है। हो रही है ना? इसमें भी क्या लगेगा? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। कौन सी लाइबिलिटी? चलिए बताओ। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, ये फेल होगा तो मेरी लाइबिलिटी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। डेफिनेशन क्लियर कर लिया अपन ने? अरे बोलो। बाकी सेक्शन 4 तो आपको समझ ही गया होगा। सेक्शन 4 क्या बोल रहा है? कंप्लीट बैन सेव एज अदर प्रोवाइडेड। बोलता है मैं बैन लगा रहा हूं, बट अगर सेक्शन 6 मेरे को कुछ करने को बोलेगा तो मैं अलाउड कर दूंगा। सेक्शन 6 में क्या लिखा मालूम क्या? एवरीथिंग इज प्रोहिबिटेड अनलेस इट इज परमिटेड। बोलता है मैं भी सेक्शन 4 के समर्थन में हूं, बट अगर मुझे कौन बोलेगा करने के लिए? आरबीआई, तो मैं कर डालूंगा। पहले बताओ एग्जांपल समझेगा आप लोग। देखो आप लोग क्या लिखा है, सेव एज अदरवाइज। सेक्शन 4 क्या बोलता है? बोलता है कोई भी पीआरआई, कंप्लीट बैन था ना, कोई भी पीआरआई ना किसी प्रॉपर्टी, फॉरेन एक्सचेंज को, ना सिक्योरिटी को, ना इमूवेबल प्रॉपर्टी को ना एक्वायर करेगा, ना होल्ड करेगा, ना ओन करेगा, ना पजेस करेगा, ना ट्रांसफर करेगा। कहां पर? सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। मगर हाउ एवर यानी एक्सेप्शन, पता ना, सेक्शन 4 बोलता है बिल्कुल नहीं करना है, बट अगर सेक्शन 6 बोलता है कि आरबीआई ने अलाउड किया तो कर डाल। बट अगर उसके लिए क्या है, सेपरेट नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो फिर आप कर सकते हो। आ सकते हैं ना? परमिशन कौन देता है आपको बताइए? आरबीआई देता है कि कुछ रूल्स है कंडीशन है, फॉलो कर लो उसको। तो वैसे तो कंप्लीट बैन है, बट अगर आपको किसी प्रकार की कोई बोलो परमिशन मिलती है तो आप ये काम कर सकते हो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके। सही है? और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ लिखे हैं? सेक्शन 6 में। और वो रेगुलेशंस किसने बनाए हैं? आरबीआई ने। क्या बोलता है आरबीआई? सेक्शन 6 का क्लॉज 1, सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है? सबसेक्शन 1 बोल रहा है सबसेक्शन 2 को फॉलो करो। मजे चल रहे हैं भाई। सबसेक्शन 1 बोल रहा है 6 का, सबसेक्शन 2 को फॉलो करो। बोलता है एनी पर्सन मे सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम, या तो आप दे सकते हो फॉरेन एक्सचेंज या ले सकते हो,
किसके थ्रू? आरबीआई क्या बोल रहा है देख, ना तू फॉरेन एक्सचेंज में डील करेगा, ना तू फॉरेन सिक्योरिटी में डील करेगा, ना इमोवल प्रॉपर्टी में। बट अगर तेरे को ये पैसे का लेन-देन करना है, फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन सिक्योरिटी का, इमोवल प्रॉपर्टी का, अगर ये ट्रांज़ैक्शन तू करना चाहता है, तो ये तू सिर्फ़ सिर्फ़ किसके थ्रू करेगा? ऑथराइज़्ड पर्सन। किसके थ्रू करेगा? ऑथराइज़्ड पर्सन फॉर ए कैट। व्हाट इज़ कैट? कैपिटल अकाउंट ट्रांज़ैक्शन। आगे अब सर ये ऑथराइज़्ड पर्सन कौन है? बहुत ईज़ी है। ऑथराइज़्ड पर्सन वो है जिनको सरकार अलाउ करती है कि तुम्हारे ही थ्रू फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग होगी। तो उनको याद है एयरपोर्ट्स पे अगर आप जाओगे, तो आप देखना फॉरेन एक्सचेंजर्स होते हैं, मशीन लगी होती है ना? याद है आपको? फिर वहाँ अपन करेंसी कन्वर्जन करवाते हैं। ये फॉरेन ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं जिनको सरकार अलाउड करती है, मनी चेंजर्स बोलते हैं इनको, जहाँ आप करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है? बॉक्सेस बने होते हैं, मशीन लगी होती है। ये दूसरे देशों में भी होता है ना, हमारे बहुत सारे ऑथराइज्ड पर्सन देश फॉरेन सॉइल पे भी बैठे हैं और बाहर वाले इधर भी बैठे हुए हैं। और ये सबको अलाउ किसने किया है? बताओ? आरबीआई ने अलाउड किया है। कुछ आपको बाउंड्री बॉर्डर पे मिलेंगे देश की, कोई दूसरे देश में मिलेंगे, कोई हमारे देश में मिलेंगे। तो कौन लोग हैं ऑथराइज्ड पर्सन कौन-कौन है? ऑथराइज्ड डीलर है जिसके पास फॉरेन करेंसी है, जो आरबीआई ने अलाउड किया है। मनी एक्सचेंजर है जो कन्वर्जन अलाउड करता है। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है जो देश के बाहर बैंक से उनको अलाउड किया गया है। और एनी अदर पर्सन होगा ऑथराइज्ड पर्सन में, जो कौन बताएगा? बताइए। आरबीआई बताएगा, जो काय में डील करता है? फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज में। फॉरेन एक्सचेंज मतलब करेंसी, है ना? और सिक्योरिटीज मतलब शेयर डिबेंचर्स बॉन्ड्स। क्या बोला आरबीआई ने? सेक्शन 6 क्या बोल रहा है? सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है? सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? कि अगर तुम किसी भी फॉरेन एक्सचेंज में डील करना चाहते हो, तो तुम सिर्फ किसके थ्रू करोगे? इन ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू, जिनको किसने अलाउड किया है? आरबीआई ने अलाउड किया है। बोलता मैं इनको जानता हूं, मैंने इनको अलाउड किया हो, तो इनके थ्रू तुम कर सकते हो। ऑफशोर मतलब, है ना, हमारी बाउंड्री के बाहर बैंकिंग यूनिट्स। आपने देखा होगा ना, एयरपोर्ट्स पे रहते हैं एक्सचेंजर्स, बोलते हैं इनको कन्वर्जन्स। किसकी अप्रूवल के थ्रू? अप्रूवल ऑफ आरबीआई। और करेंसी में क्या क्या आएगा देख लो आप लोग। करेंसी में क्या क्या आएगा? फॉरेन करेंसी की बात हो रही ना। फॉरेन एक्सचेंज में तो अपने को पता है क्या आने वाला है। डॉलर, डॉलर, पाउंड्स, रुपीस। करेंसी की डेफिनेशन बहुत वाइडर है। फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ काय में होगा? वो पैसों में। करेंसी बहुत खतरनाक चीज है। करेंसी में करेंसी नोट आएंगे, पोस्टल नोट्स, पोस्टल ऑर्डर। भाई पैसा तो किसी के भी थ्रू भेजा जा सकता है। मनी ऑर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट पढ़ाए होंगे सर ने आपको। इंपोर्टर वाला बोलता है, इंपोर्टर वाला अपना एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है एक्सपोर्टर बैंक के लिए कि भाई पैसा दे दे मेरे क्लाइंट को। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, क्रेडिट कार्ड्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स नोटिफाइड बाय आरबीआई। ये सब काय की डेफिनेशन में? करेंसी की डेफिनेशन में है। इन सबको भी करेंसी माना जाएगा। और जो फॉरेन एक्सचेंज है, आपको तो पता है फॉरेन एक्सचेंज में क्या आएगा? सिर्फ डॉलर्स, पाउंड्स, रुपीज, ये फॉरेन एक्सचेंज है। बाकी करेंसी ये सब है। तो ये तो इंक्लूसिव डेफिनेशन हो गई। ये देखो करेंसी नोट का मतलब क्या लिखा है। करेंसी में ये सब है, और करेंसी नोट में क्या है? कैश इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड बैंक नोट। आरबीआई जो अलाउड करेगा। सही है? अरे बोलो। तो मेरे को पूरी उम्मीद है आपको ये सेक्शन समझ में आ गया होगा। और मैंने क्योंकि अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की आप लोगों को। पक्का? कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? बताइए। जो आपकी लाइबिलिटी और एसेट्स को कहाँ अल्टर करेंगे? आउटसाइड इंडिया। और पीआरओ के एसेट्स और लाइबिलिटी को कहाँ अल्टर करेंगे? इनसाइड इंडिया। ये कंसेप्ट समझ में आ गया था आप लोगों को? ये जो पढ़ाया था मैंने, कि अगर आप कोई सामान खरीद रहे बेच रहे, तो वो रिकरिंग नेचर का है, तो वो करंट अकाउंट में आता है, वो कैपिटल अकाउंट में नहीं आता। अकाउंट्स के कंसेप्ट नहीं लगाना है अपने को ना। और अगर आपने कोई क्रेडिट लिया है, क्रेडिट लिया मतलब कहाँ लाइबिलिटी क्रिएट हुई है आपकी? इंडिया के बाहर। बट अगर वो क्रेडिट कितने महीने का? 6 महीने से कम का, तो वो भी काय में आएगा? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में, कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। क्योंकि अगर कोई भी आपको क्रेडिट पे सामान बेच रहा है, तो उसका मतलब वो एक बार नहीं, आप उसके पास से सालों से सामान खरीद रहे हो, तो फिर वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होता है। ये एग्जाम्पल मत बोलना जो बताया मैंने आप लोगों को। ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी वाला एग्जाम्पल मत बोलना। फॉरेन सॉइल, इंडियन सॉइल। आप गारंटर बने हो, तो आपकी लाइबिलिटी कहाँ राइज होगी? फॉरेन सॉइल पर। बाहर वाला गारंटर बना, तो उसकी लाइबिलिटी कहाँ राइज होगी? इंडियन सॉइल पर। एक और चीज, सामने वाला बोलेगा यार मैं पहले पीआरओ आई था, तो ऑलरेडी मेरे पास घर है, शेयर्स है, फॉरेन एक्सचेंज है, तो वो तो मैं लेके आ सकता हूँ ना। वो तो मैं रख सकता हूँ मेरे ऊपर, उसको तो कैपिटल अकाउंट नहीं मानोगे? नहीं नहीं भाई। क्योंकि तुमने वो जमीन तब खरीदी थी, तुमने वो शेयर्स तब खरीदे थे, तुम्हारे पास फॉरेन एक्सचेंज तब था, बोलो तब जब तुम पीआरओ आई थे। एक और चीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट। अब इंडिया का कोई पीआर आई है। इंडिया का कोई पीआर आई है, मान लेते हैं मिस्टर एक्स। और इसके जो पापा हैं, मान लो यार, वो रहते हैं यूएस में। मिस्टर वाई, अब इनकी मौत हो गई। इन्होंने, या मिस्टर वाई कौन है? अपन अज्यूम करो पीआरओ आई।
इनकी मौत हो गई, तो इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी, इन्होंने वसीयत बना के गई कि इसके नाम पे कर दो, मिस्टर एक्स के नाम पर, जो पीआरआई है, जो कहाँ रहता है इंडिया में। तो ये जो एक्स की प्रॉपर्टी ध्यान देना, जो एक्स के पास जो प्रॉपर्टी है ये वाई की, ये इसने खरीदा है या इसको इनहेरिट हुई है? वसीयत के थ्रू मिली है, बाय बर्थ मिल गई है या इसने खरीदा है? बताओ मुझे क्या हुआ? सर ये तो इनहेरिटेड है। अब मैं थोड़ी ना खुद बोल सकता हूँ कि मेरा बाप बाहर रहता था तो जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो इनहेरिटेड सिक्योरिटीज़ होती हैं, उसको भी आप कैपिटल अकाउंट ट्रांज़ैक्शन का हिस्सा नहीं मानते। कुछ तो छूट देनी पड़ेगी भाई, तो लोग ऐसे में लाना-ले-आना बंद कर देंगे। समझ में आ रहा है? किस-किस को नहीं मान रहे अपन लोग? अगर आप ऑलरेडी पीआरओआई रहते वक़्त कुछ क्रिएट करते हो, तो वो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांज़ैक्शन का हिस्सा नहीं होगी। और अगर वो प्रॉपर्टीज़ और वो सिक्योरिटीज़ अगर क्या है इनहेरिटेड है, कोई व्यक्ति ने वसीयत के थ्रू आपके नाम करके गया है, तो वो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांज़ैक्शन का हिस्सा नहीं आएगी। क्लियर? क्योंकि उसमें आपने कोई फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कहा, आपने कहा कि वो तो इन्होंने किया ना, इन्होंने खर्च किया था। ठीक है? क्लियर? तो ये आप पूरा लिख लेना, जो मैंने लिखा हूँ पूरा और ज़बरदस्त तरीके से लिखना, ठीक है? और ये पढ़ के आना अच्छे से, तो आगे की जो टॉपिक्स हैं वो बहुत आसान हो जाएँगे आपके लिए, ठीक है बच्चों? चलो मुझे बताना भाई लाइक करके कमेंट सेक्शन में कि वीडियो समझा क्या आप लोगों को। चलो बाय।